हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एस के एम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले साइंस के एक टॉपिक ऊर्जा के स्रोत या उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक के ऊपर आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और अभी तक में आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से पूरी लैब अटेंडेंट के अंदर साइंस की जितनी भी क्लासें अपलोड हुई है, टोटल क्लासें दे रखी है, वो क्लासें जरूर देख ले पिछली। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। आज की क्लास है अपना सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर क्लास आज की रहेगी। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि लैब अटेंडेंट का पूरा कोर्स मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूँ। अभी हमारी मॉर्निंग में जो रीजनिंग की क्लास चल रही है वो कंप्लीट होते ही वहाँ पर जनरल अवेयरनेस की और हिंदी की क्लासें भी मैं स्टार्ट और इंग्लिश की क्लासें भी स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हर कोई ऊर्जा संकट के बारे में चर्चा करता है, क्योंकि ऊर्जा लगातार अलग अलग रूप में बदल जाती है। ऊर्जा का प्रयोग करने योग्य रूप आसपास के वातावरण कम उपयोग योग्य रूप में समाप्त हो जाता है। ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा का ऐसा कौन सा संकट है, ऊर्जा के संकट के बारे में बात की जाती है। ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न उसको बनाया जा सकता है, तो फिर ऊर्जा का संकट कैसे आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए और बी सी तीनों ऑप्शन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन तीनों के कारण ऊर्जा के संकट को हम मान रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्योंकि कथन फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या है, तीनों करेक्ट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। हमारा पिछला वीडियो था जो पार्ट नंबर 5 था, उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन डाला था। इस वीडियो के अंदर भी वो क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन पिछले वीडियो की बात करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमारा जो क्वेश्चन डाला था वो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ पहले तो, कि हमारे एक शरीर के अंदर जो गंदा खून होता है, मल्टी फिल्टर होता है, उसको वो फिल्टर कहाँ पर होता है, कौन सी जगह वो गंदा खून है वो फिल्टर होता है हमारे शरीर के अंदर? तो 3 लोगों ने आंसर सही दिया था वहाँ पर। पहले है गनेंद्र सिंह, फिर है रमेश देवासी और तीसरी है अनीता कुमारी। इन 3 लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, किडनी। सबसे पहले, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन सबसे पहले इन 3 लोगों ने दिया था आंसर, और इन 3 लोगों का नाम लिया जाएगा। आज भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अंदर यदि आप राइट आंसर देते हो उसका हमारे कमेंट के अंदर, तो कल भी आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगेगा और आपका भी नाम लिया जाएगा। बिना कुछ देरी किए अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा का एक आदर्श स्रोत होना चाहिए। ऊर्जा का एक आदर्श सोर्स, एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शेड्यूल है वो। तो उसका जो पहला ऑप्शन है, उच्च कैलोरी मान, आदर्श परिवहन क्षमता, आसान पहुंच, या ये सभी। तो ऊर्जा का ये आदर्श स्रोत क्या होना चाहिए? ऊर्जा क्या हो सकती है? आसान स्रोत क्या होता है उसका? उच्च कैलोरी मान होना चाहिए, आसान परिवहन क्षमता होनी चाहिए और आसान पहुंच भी होनी सकती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन क्या है? ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत, ऊर्जा की नवीनीकरण स्रोत, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? आपने जो ऊर्जा जीवाश्म ईंधन होते हैं कौन से होते हैं? ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत होते हैं। जीवाश्म ईंधन लाखों साल पहले बने थे और केवल वो सीमित रिजर्व है गैस। जीवाश्म ईंधन क्या है? ओनली केवल सीमित रिजर्व है, क्या इतने ही हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। मृत जीव है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो हो जाएगा वायु की अनुपस्थिति में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो गया। वायु की अनुपस्थिति में जो मृत जीव होते हैं वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या कोयले के जलने से संबंधित है? कौन सी समस्या है कोयले के जलने से संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, एसिड वर्षा, जहरीली धातु की शुद्धता के साथ राख, या ये सभी। तो हमारी ये कोयले के जलने की से संबंधित होती है कि कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है तो ऊपर जो वाष्प होता है उसके साथ अभिक्रिया करके और अम्लीय वर्षा करती है, जिसे हम एसिड वर्षा बोल सकते हैं, या अम्लीय वर्षा होती है इसे एसिड वर्षा बोल सकते हैं, एसिड वर्षा बोलते हैं, जिसका पीएच मान कम हो जाता है, 2.5 से लेकर 5.5 के बीच होता है। और जहरीली धातु की शुद्धता के साथ राख ये हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप विद्युत संयंत्र
के स्थल चयन के लिए महत्वपूर्ण कारक का चयन करें। आबादी वाले क्षेत्र से दूरी, ईंधन की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता या संयंत्र की लागत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने पानी की उपलब्धता। वाष्प उत्पन्न करने के लिए बहुत सारा क्या आवश्यकता किसकी पड़ती है? पानी की आवश्यकता पड़ती है। जब पानी की बहुत सारी आवश्यकता होती है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा ताप विद्युत संयंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण के सही क्रम का चयन कीजिए। ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले जैसे मील है, मील से मैकेनिक ऊर्जा, मील से मैकेनिक ऊर्जा का बनाया हुआ है, एनर्जी से इलेक्ट्रिक ऊर्जा का बनाया हुआ है, केमिकल से मैकेनिकल ऊर्जा का बनाया हुआ है, एनर्जी से इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, सोलर इस इलेक्ट्रिक ऊर्जा, एनर्जी से मैकेनिक ऊर्जा, और केमिकल सोलर ऊर्जा, और एनर्जी हीट ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो केमिकल ऊर्जा है वो मैकेनिक ऊर्जा में, और जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। जैसे हम हिंदी के अंदर केमिकल और रासायनिक ऊर्जा जो काम मैकेनिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा किस में हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में। जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र होता है हाइड्रो पावर प्लांट आर लोकेटेड। जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर होते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्र, समतल क्षेत्र, पहाड़ी इलाकों में उपरोक्त में से कोई नहीं में स्थित है। तो जल विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित होते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आमतौर पर उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जहाँ बांध आसानी से बनाया जा सकता है और पानी आसानी से इकट्ठा करके इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा है उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये कहाँ पर होते हैं? पहाड़ी इलाकों के अंदर होते हैं। ऊपर ऊपर जो बड़े आमतौर पर उच्च पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? इनके विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला अपना क्वेश्चन। बायोगैस पशुओं के उपले से बेहतर है। पशुओं के उपले होते हैं जिसको ड्रग्स बोल सकते हैं, जो ड्रंग होते हैं, कैक होते हैं, बिकॉज क्योंकि बायोगैस का ऊष्मीय मान कम होता है। जानवरों के गोबर के उपले में उच्च कैलोरी मान होता है। बायोगैस धुआं और अवशेष नहीं छोड़ता। और ऑप्शन नंबर डी है बायोगैस केवल खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि गोबर के कैक का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। लालटेन को रोशन करता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना जो बायोगैस पशुओं के उपले से बेहतर ईंधन है। क्यों है? क्योंकि वो क्या होते हैं? धुआं और अवशेष नहीं छोड़ता है। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जो बायोगैस होती है में उच्च कैलोरी मान होता है। बायोगैस में क्या होता है? उच्च कैलोरी मान होता है। वो कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। जलने के बाद भी वो कोई धुआं नहीं छोड़ता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव बायोगैस संयंत्र में गाय के ड्रग सेरी से बायोगैस का उत्पादन करता है? एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एनारोबिक बैक्टीरिया। कौन सा? एनारोबिक बैक्टीरिया होता है क्या करता है वो? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर क्या करता है? वो गाय का जो गोबर होता है, ड्रग होता है, उसका क्या होता है? विघटित कर देता है, विभाजन कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हवा का कारण होता है। व्हाट इज कॉज ड्यू टू रेन। हवा होती है, हवा चलती है हमारे जहाँ पर जो हवा चल रही है उसका कारण क्या है? पृथ्वी की सतह की असमान हीटिंग, पृथ्वी के घूर्णन, या स्थानीय परिस्थितियों, या इन सभी के कारण। तो हवा किस कारण चलती है? पृथ्वी के असमान हीटिंग के भी कारण चलती है। पृथ्वी जब घूमती है उसके कारण भी हवा उत्पन्न होती है, और स्थानीय परिस्थितियाँ आ जाती है कुछ, उनके कारण भी हवा चलने लग जाती है। तो ये सभी कारण क्या है? हवा के कारण हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा सौर ऊर्जा के नुकसान क्या है? सौर ऊर्जा के नुकसान क्या है? सौर ऊर्जा की आयु कम करने के कारण क्या है वो देखते हैं हमें। एक बड़े सतह क्षेत्र की आवश्यकता है और सौर एकत्रित करें। सौर ऊर्जा का दैनिक औसत 4 से 5 किलोवाट प्रति एम स्क्वायर के बीच होता है। अत्यधिक खतरनाक विषाघात सामग्री का उपयोग करके निर्माण किया जाता है सौर प्रकरण। उपरोक्त सभी नुकसान हैं। तो सौर ऊर्जा के से अभी नुकसान है, ये तो तीनों नुकसान जो यहाँ पर बताए गए ऑप्शन के अंदर, ये तीनों सौर ऊर्जा के नुकसान है। क्या है? तीनों क्या है? सौर ऊर्जा के नुकसान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर के अंदर का तापमान होता है। जो हमारा सोलर कुकर होता है उसके अंदर का तापमान क्या है? वो कितना होता है तापमान? वो अपन को बताना है। यहाँ पर बताओ 500 से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस, या 150 डिग्री सेल्सियस, या 70 से 80 डिग्री सेल्सियस। तो जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर के अंदर जो तापमान होता है वो कितना होता है? 100 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोलर कुकर में परावर्तक का उपयोग होता है। सोलर कुकर के अंदर परावर्तक का उपयोग होता है दक्षता में कमी, या ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, या दक्षता बढ़ाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर के अंदर जो परावर्तक का उपयोग करते हैं वो हम दक्षता बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए बॉक्स के अंदर गर्मी विकिरण के साथ साथ ऊर्जा की किरणों के केंद्रित करने के लिए रिफ्लेक्टर दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसको हम दक्षता बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल या सोलर सेल कैसे बनाया जाता है। सोलर सेल आर मेड ऑफ जर्मेनियम, सिलिकॉन, चांदी, एल्यूमिनियम से बने होते हैं। तो ये साधारणतः जो सौर सेल बने होते हैं एक विशेष ग्रेड का उपयोग करते हैं। जो विशेष ग्रेड कौन सा है, वो है सिलिकॉन। कौन सा है, सिलिकॉन है। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, सौर सेल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर पैनल में सौर कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त सामग्री है। सौर चैनल में जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ते हैं उनके लिए प्रयुक्त सामग्री है सिलिकॉन, चांदी, एल्यूमिनियम या तांबा। तो हम उसके अंदर कौन सी केवल ले रहे हैं, उसके अंदर हम चांदी को उपयोग लेते हैं, क्योंकि चांदी बिजली की सबसे क्या है, अच्छी चालक है। तो उसके अंदर हम कौन से किसको उपयोग करते हैं, चांदी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यवस्था में संयोजक करके एक सौर पैनल बनाया जाता है। सौर सांद्रण, बी है सौर कुकर, तीसरा है सौर सेल, और डी है सौर चिमनी। सौर सेल बनाते हैं हम एक संयोजन करके विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए, एक उपयोगी विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अवस्था में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में सौर सेलों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और एक विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए एक संयोजन बनाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एक सौर पैनल बोलते हैं। क्या करते हैं, उसके अंदर हम सौर सेलों को जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवारी ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का एक फॉर्म है। जवाहरी ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का एक फॉर्म है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए है, तालाबों में सतही जल की गति, महासागर ज्वारीय तरंगों के रूप में, नदी के पानी की जोहर भाटा होता है, समुद्र में लहरों की गति। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महासागर ज्वारीय तरंगों के रूप में। समुद्र के स्तर के अंतर के कारण उच्च और निम्न जोहर के दौरान समुद्र के पानी में उछाल से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वारी ऊर्जा का उपयोग बांध बनाकर किया जाता है। ज्वारी ऊर्जा का उपयोग कहाँ पर हम बांध बनाकर क्या करते हैं, उसको किस लिए उपयोग करते हैं। समुद्र के लिए संकीर्ण उद्घाटन, या समुद्र के लिए व्यापक उद्घाटन, या पहाड़ी ट्रेनों में नदी, विमान क्षेत्रों में नदी। तो इसका जो हम ज्वारी ऊर्जा का बांध बनाते हैं उसको क्या करते हैं, समुद्र के लिए संकीर्ण उद्घाटन होता है। जो समुद्र के किनारों के पास में हम उसको क्या करते हैं, संकीर्ण करने के लिए कैसे ज्वारी ऊर्जा का उपयोग बांध बनाकर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरंग ऊर्जा का कारण होता है। समुद्र के पार तेज हवाएं, समुद्र के किनारों के पास विशाल लहरों के पास गतिज ऊर्जा, संग्रहित पानी के पास संभावित ऊर्जा। और डी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो लहरें समुद्र से सौर ऊर्जा के कारण तेज हवा से उत्पन्न होती है। तो समुद्र के पार तेज हवाएं और संग्रहित पानी के पास संभावित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, महासागरीय ताप विद्युत संयंत्र में कार्यरत द्रव, अमोनिया जैसा वाष्पशील द्रव, प्रोटोल या चारकोल, या द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया जैसा प्रभावशील द्रव। कौन सा हो जाएगा, अमोनिया जैसे प्रभावशील द्रव। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा ऊर्जा, पिघले हुए मंगल की ऊर्जा पृथ्वी के अंदर मेगा के फॉर्म में मौजूद है, पृथ्वी की सतह पर पिघला हुआ लावा, सौर तापीय विद्युत संयंत्रों से ऊर्जा प्राप्त है। पृथ्वी की पपड़ी के निश्चित क्षेत्र में फंसी ऊष्मा ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर पपड़ी के अंदर निश्चित क्षेत्र में क्या जाती है, फंस जाती है, उसे उस ऊष्मीय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पृथ्वी की सतह पर पिघला हुआ लावा भी बोल सकते हैं, या उसको हम पपड़ी भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम 235 विखंडन
से गुजरेगा, U-235 विकिरण से गुजरेगा। केवल निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन, केवल उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन, मध्यम ऊर्जा न्यूट्रॉन, केवल निम्न ऊर्जा प्रोटॉन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम याद करते हैं जैसे यूरेनियम 235 जैसा भारी नाभिक जब कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के साथ बमबारी की जाती है तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा की मुक्ति के साथ हल्के परमाणु में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल निम्न ऊर्जा प्रोटॉन में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जल विद्युत संयंत्र में, एक जल विद्युत एक हाइड्रो पावर प्लांट, इन ए हाइड्रो प्लांट में क्या होता है, संग्रहित पानी की संभावित ऊर्जा बिजली में परिवर्तन हो जाती है। संग्रहित पानी की गतिज ऊर्जा संभावित ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। बिजली पानी से निकलता है या बिजली पैदा करने के लिए पानी को भाप में बदला जाता है। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, संग्रहित पानी की संभावित ऊर्जा संग्रहित पानी की संभावित ऊर्जा बिजली में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण इस ऊर्जा को क्या करते हैं हम, जो अपनी ये संभावित ऊर्जा है, जो विद्युत जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को बिजली पैदा करने में या टरबाइन को हम घुमाने के अंदर काम में लेते हैं। जो हमें समुद्र के पानी के जो समुद्र में जो पानी के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, पहाड़ों के ऊपर जो पानी, जहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, उस ऊर्जा को हम किस रूप में उपयोग करते हैं, बिजली बनाने में, या बिजली बनाने में या टरबाइन को घुमाने में उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो कौन सा है, पानी, सूर्य, यूरेनियम या जीवाश्म ईंधन। तो ये इसका आंसर आपको सबको पता ही है। जो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो हमारा सूर्य। सूर्य से हम कितनी भी ऊर्जा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा इसके दौरान और उपयोग प्रक्रिया में कम से कम पर्यावरण प्रदूषण किया जाता है। परमाणु ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, सौर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा अपना सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के अंदर सबसे कम प्रदूषण किया जाता है। सबसे कम प्रदूषण किसमें होता है, सौर ऊर्जा के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागरीय तापीय ऊर्जा के कारण है। महासागरीय और तापीय ऊर्जा के कारण क्या है, समुद्र में तरंगों द्वारा संग्रहित ऊर्जा, समुद्र में विभिन्न स्तरों पर तापमान अंतर, समुद्रों में विभिन्न स्तरों पर दबाव अंतर, उत्पन्न होने वाले ज्वार समुद्र में बाहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में विभिन्न स्तरों पर तापमान का अंतर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय ऊर्जा में क्या, नाभिकीय ऊर्जा में उपयोग में प्रमुख समस्या है। कैसे नाभिकों को विभाजित किया जाता है, नाभिकों को विभाजित किया जाता है, या प्रतिक्रिया बनाए रखे, या खर्च किए गए ईंधन में सुरक्षित रूप से निपटा सके, या परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, अपने ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खर्च किए गए ईंधन का सुरक्षित रूप से निपटान करे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव के लिए सौर कुकर का कौन सा भाग उत्तरदायी है। हरितगृह प्रभाव पर जो प्रभाव पड़ता है, हरितगृह प्रभाव पड़ता है, उसमें कुकर का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। बॉक्स के अंदर काले रंग के साथ कोटिंग, दर्पण या ग्लास शीट, या सौर कुकर का बाहरी भाग। तो इसका जो होता है वो होता है जो कुकर के अंदर ग्लास शीट लगी होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सा पड़ता है, उसके कारण पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पवन चक्की में उत्पन्न शक्ति, द पावर जनरेटेड इन विल्ड मिल, जो पवन चक्की होती है उसके अंदर क्या उत्पन्न शक्ति बरसात के मौसम में अधिक होती है, क्योंकि नम हवा का मतलब ब्लेड से टकराने वाला अधिक वायु द्रव्यमान होगा। टावर की ऊंचाई निर्भर करता है, हवा के वेग पर निर्भर करता है, मीनार के पास ऊंचे पेड़ लगाकर बढ़ाया जा सकता है। जो बीर गैस होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरसात के मौसम में अधिक होती है, क्योंकि नम हवा का मतलब ब्लड से टकराने वाला अधिक वायु द्रव्यमान होता है। जो बीयर गैस होती है उसमें लगभग 75% क्या होती है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ये आपको एक याद रखना, एक्स्ट्रा एग्जाम के अंदर ये भी पूछ सकता है कि कितने परसेंट गैस के बीयर गैस के अंदर क्या मीथेन मौजूद होती है। तो लगभग 75% उसके अंदर मीथेन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सही कथन चुने। इसमें से सही कथन कौन सा है वो हमें क्या करना है, चुनना है। सूर्य को ऊर्जा के एक अटूट स्रोत के रूप में लिया जा सकता है। पृथ्वी के अंदर जीवाश्म ईंधन का अनंत भंडार, हाइड्रो और पवन ऊर्जा संयंत्र गैर प्रदूषणकारी है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाले कचरे को आसानी से निपटाया जा सकता है। तो इसका जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रो और पवन ऊर्जा संयंत्र गैर प्रदूषणकारी
है। जो हाइड्रो और पवन ऊर्जा होती है वो गैर प्रदूषकारी है। बरसात में हवा का वेग जब तेज होता है तो पवन चक्की की ब्लेड क्या करती है, अधिक से अधिक गति के अंदर चलने लग जाती है। तो उसमें क्या होता है, कोई गैर प्रदूषण कार्य नहीं होता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक अच्छे ईंधन में होना चाहिए, एक अच्छा ईंधन उसमें क्या होना चाहिए, उच्च इनिगेशन तापमान, मध्यम इनिगेशन तापमान, उच्च कैलोरी मान और मध्यम इनिगेशन तापमान दोनों। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। तो एक अच्छे ईंधन के लिए उच्च कैलोरी मान और मध्यम इग्निशन तापमान दोनों उसके अंदर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की वह किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, कोयले की वह किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, एंथ्रेसाइड, पीट या बिटुमिसन या लिग्नानाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइड, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के ऊष्मीय मान की इकाई है, किसी पदार्थ के ऊष्मीय मान होता है उसकी इकाई क्या है, किलो कैलोरी, जूल या जूल किग्रा या जूल अपॉन किग्रा। उसकी जो राइट मान होता है, उसका जो ऊष्मीय मान होता है उसकी राइट इकाई क्या होती है, जूल अपॉन किग्रा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट, जे अपॉन के जी या के जी माइनस नीचे ऊपर आता है क्या, के जी इनवर्स भी हो जाता है। तो उसको जिस रूप में लिखा हुआ होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस का निर्माण कैसे होता है, केवल हवा की उपस्थिति, केवल पानी की उपस्थिति, केवल हवा की अनुपस्थिति, पानी की उत्सर्जित और हवा की अनुपस्थिति में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का अपना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पानी की उपस्थिति और हवा की अनुपस्थिति के अंदर इसका क्या कर सकते हैं, हमें बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीधे इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है, सौर ऊर्जा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर, जैसे सौर कुकर, सौर हीटर, सौर सेल या सौर गीजर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सौर सेल है। अभी तो आप जैसे हम ऊर्जा के स्रोत पढ़ रहे तो आप सीधा ही बता सकते हो सौर सेल किसके अंदर क्या आता है। तो राइट आंसर आपका एग्जाम में भी आपको यही करके आना है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन है वो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। हमें ये क्वेश्चन हो गया, रिपीट हुआ है शायद क्वेश्चन, अंतिम स्रोत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सूरज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो कौन सी गैस प्राकृतिक गैस है, मीथेन। कौन सी गैस है, मीथेन। हमने पीछे अभी पढ़ा था, थोड़े दिन पहले बताया था, इस क्वेश्चन नहीं मतलब ये इसकी हिंट बताया था मैं, वहाँ से आप याद रख सकते हो कि मीथेन 75% थी सबसे अधिक मुख्य घटक। सौर सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सौर सेल में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, सौर सेल के अंदर जो तत्व का हम उपयोग करते हैं सौर सेल बनाने के लिए, जैसे अधिक सौर सेलों को एक साथ एक क्रम में जोड़कर एक सौर पैनल बनाते हैं, तो सौर सेल के अंदर हम किसका तत्व का उपयोग करते हैं, कार्बन तत्व का, सिलिकॉन का या फॉस्फोरस का या सल्फर का। आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, कमेंट में करना है, कहाँ करना है, कमेंट में इसका आपको आंसर करना है। जो आंसर कमेंट के अंदर सबसे पहले करेगा उसका हम नाम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका कमेंट स्क्रीनशॉट समेत और उसका नाम भी हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। जैसे इस सेशन के शुरुआत में हमने 3 लोगों का नाम लिया था, उसी तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देगा उसका हमें नेक्स्ट, तो जल्दी से कमेंट कर दो इसका आंसर, जिसको पता है सब भर दो, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाया, और जिसको पता नहीं है वो वीडियो पीछे से स्टार्ट से देखे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इसका आंसर बताया था इसी क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपना, महासागरीय तापीय ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है, महासागर में विभिन्न स्तरों पर दबाव अंतर के कारण होता है, समुद्र में से विभिन्न स्तरों पर तापमान का अंतर, समुद्र में लहरों द्वारा संचित ऊर्जा, समुद्र में उठने वाले ज्वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने समुद्र में जब विभिन्न स्तरों में तापमान का क्या होता है अंतर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जिसमें नियमित परमाणु विखंडन प्रक्रिया की प्रक्रिया द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है, परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया, जल विद्युत संयंत्र, परमाणु रिएक्टर, थर्मल पावर प्लांट। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम परमाणु रिएक्टर। उसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु रिएक्टर कहते
है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का ये अंतिम क्वेश्चन हमारा, परमाणु ऊर्जा के उपयोग में बड़ी संख्या है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग में बड़ी संख्या क्या है? परमाणु ऊर्जा को विघटित ऊर्जा में परिवर्तन करना, प्रतिक्रिया को बनाए रखना, नाभिक को विभाजन करना, खर्च किए गए ईंधन को आसानी से निपटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमें क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा के उपयोग में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? खर्च किए गए ईंधन को क्या करते हैं? आसानी से निपटाना। क्या है? आसानी से निपटाना। ये क्या है? एक सबसे बड़ी इसकी परमाणु ऊर्जा की प्रॉब्लम है। आज का सेशन हम यहाँ तक ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को जरूर ऑन रखे, और इवनिंग में साइंस की क्लास, मॉर्निंग में रीजनिंग की क्लास लैब अटेंडेंट की देखना कभी न भूले। रोज देखे, एवरीडे देखे, मिलते रहे हमेशा हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।